हिंदी शिक्षण के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता का विश्लेषण करेंगे। इस कविता में मैं आप सभी को बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, हालावादी दर्शन, कविता का प्रतिपाद्य, कविता का सारांश, कविता का लयात्मक वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ, पंक्तियों का भावार्थ एवं भाव सौंदर्य, अलंकार परिचय, शिल्प सौंदर्य, लघु प्रश्नोत्तरी, अभ्यास प्रश्नोत्तरी तथा अंत में आप सभी की जिज्ञासाओं का समाधान इस एपिसोड के अंतर्गत किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी के साहित्य सम्राट हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा या संतान, और इसीलिए वो बच्चन के नाम से जाने जाते हैं। सन 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबी मूल की तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। तेजी बच्चन से अमिताभ और अजिताभ 2 पुत्र इस धरती पर आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन, जो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं, फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय का काम भी किया है। हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। सन 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद आपकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हो गई। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। इससे पहले उनकी प्रसिद्ध कविता 2 चट्टानों के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में साहित्य जगत का यह सितारा अलविदा हो गया। बंधुओं, कुछ इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके विषय में भी चर्चा करना यहां बहुत आवश्यक है। उन्होंने मधुशाला सन 1935 में, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और आत्म कथा 4 खंडों में लिखी प्रवासी की डायरी। हम ये कहें कि उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ।
हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण जो है वह मधुशाला की रचना है। मधुशाला अपने आप में एक अभूतपूर्व रचना है। आइए हम उनकी भाषा और शैली के विषय में जानते हैं। बच्चन जी ने बड़े साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी साधी जीवंत भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और जीवंत बिंबों के सहारे अपनी कविता को सजाकर संवारकर हिंदी साहित्य को अनूठे गीत दिए हैं। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता की बजाय संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन जी की कविता बनकर के प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। और हम ये कहें कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने साहित्य की विधा में एक अलग ही विधा को जन्म दिया, जो हालावादी दर्शन के नाम से जानी जाती है। हालावादी दर्शन क्या है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको यह बता दूं। फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, जो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और फिर तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। मित्रों, इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया कि इस दुनिया में बहुत कुछ है, उससे प्रेम करो, जो बात बीत गई उसे भूल जाओ और इस दुनिया को प्रेम और सद्भावना का संदेश दो। यही हालावादी दर्शन है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी, जो यहां पर उसका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। तो सुनिए। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो उन टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। आगे देखिए कैसे, क्या कहा उन्होंने। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं,
पर बोलो टूटे प्यालों पर, मदिरालय कब पछताता है। क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। इस प्रकार महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी दुनिया को प्रेम और सद्भावना का संदेश देकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। आइए अब हम उनकी प्रसिद्ध कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या बताया उन्होंने, इस कविता का थोड़ा सा सारांश देखिए, क्योंकि कविता समझने के लिए सारांश थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह एक प्रेम गीत है। इस गीत में प्रेम की अति व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही राहगीर अर्थात पथिक के पैरों में गति आ जाती है, वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। पक्षियों के पंखों में चंचलता आ जाती है, किंतु कवि के जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, इसलिए उसके कदमों में शिथिलता आ जाती है। यह जीवन प्रेम से ही चलता है। यदि जीवन में प्रेम ना हो तो जीवन एक मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। यही इस कविता में बताया गया है। और इस कविता का मुख्य संदेश प्रतिपाद्य क्या है उसके विषय में भी थोड़ा सा जानिए। निशा निमंत्रण से यह कविता उद्धृत है। यह एक गीत है और इस गीत में किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने को अभिशप्त हो जाते हैं। बच्चन जी के इस गीत में एकाकी जीवन की निरस्ता को प्रकट किया गया है। यही इस कविता का प्रतिपाद्य है। और आइए अब हम इस कविता का लयात्मक वाचन और साथ ही उसका भावार्थ, शब्दार्थ आदि का भी विश्लेषण करेंगे। तो देखिए लयात्मक वाचन क्या है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए थोड़ा सा कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। इस कविता में बताया गया है पथ, पथ माने रास्ता या राह, ढलना माने होता है अंत होना, समाप्त होना या सूर्यास्त होना। मंजिल, मंजिल माने वह गंतव्य स्थान जहां व्यक्ति पहुंचना चाहता है, हम इसे लक्ष्य भी कह सकते हैं। और पंथी माने राहगीर। अब कवि क्या कहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह दिन जो है वह समाप्त होने वाला है। पथिक को ऐसा लग रहा है कि आज कुछ यह जो दिन है स्वाभाविक रूप से कहीं जल्दी जल्दी ढल रहा है।
अर्थात शीघ्र ही सूर्यास्त होने वाला है। ऐसा विचार करके, जबकि वह पथिक जानता है कि उसकी मंजिल बहुत अधिक दूर नहीं है, वह उसकी मंजिल पास भी है, मंजिल भी तो है दूर नहीं। माने जिस मंजिल को वो जाना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है, उसका घर आखिर दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल पर पहुंचने के पहले ही रात ना हो जाए, क्योंकि यह दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत हो रहा है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। राहगीर सोचता है कि कहीं रास्ते में चलते चलते रात ना हो जाए, इसलिए वह अपनी मंजिल पर शीघ्र ही पहुंच जाना चाहता है, क्योंकि मंजिल पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए जब मंजिल पर इंतजार करने वाला उसका अपना प्रेमी, अपने उसके स्वजन अपने हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं, उस प्रेम की व्याकुलता के कारण ही उसे स्वाभाविक रूप से ढलता हुआ यह दिन भी जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत हो रहा है, अतः वह जल्दी जल्दी चलता है। कुछ इससे प्रश्न भी हमारे बन सकते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न हो सकता है कि पथिक के मन में आखिर किस बात की आशंका है। तो निश्चित रूप से अभी मैंने अर्थ में बताया कि पथिक के मन में इस बात की आशंका है कि कहीं घर पहुंचने के पहले ही रास्ते में ही रात ना हो जाए, कहीं उसकी यात्रा बीच में ही न रुक जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है। थका हुआ राहगीर किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? थका हुआ राहगीर मंजिल को पास देखकर उसे जल्दी पाने की लालसा में जल्दी जल्दी चलता है। कवि के मन में यानी पथिक के मन में किस बात की आशा है? तो कवि के मन में यानी पथिक के मन में, यहां पर पथिक जो है वह स्वयं कवि है, पथिक के मन में इस बात की आशा है कि बस मंजिल तो पास ही आने वाली है। और अंतिम प्रश्न बन सकता है कि पथिक को यह जो दिन है यह जल्दी जल्दी ढलता क्यों प्रतीत हो रहा है? इसलिए प्रतीत हो रहा है कि मंजिल को पाने की पथिक के मन में व्याकुलता है। वह चाहता है कि दिन रहते रहते हुए अपनी मंजिल पा ले, और इसी व्याकुलता के कारण उसे यह जो दिन है यह जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत हो रहा है। कुछ शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की जो भाषा है वह अत्यंत सरल सरस, संगीतमय एवं प्रवाहमयी है। इसमें शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो पंथी भी जल्दी जल्दी, इसमें आप देखते हैं कि दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग शब्द के अंत में हुआ है, अतः यहां पर स्वर मैत्री होगी। चलिए अगली पंक्तियों पर। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा माने होता है आशा, और नीड़ों यानी घोंसलों, नीड़ माने होता है घोंसला, पर पंख,
और चंचलता माने होता है तेजी या तीव्रता। इन पंक्तियों में कवि बच्चन ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया के पंखों में आखिर चंचलता क्यों आ जाती है। जब प्रातः काल अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ करके चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर निकल जाती है और जब शाम को वापस लौटती है तो उसे थोड़ी सी चिंता हो जाती है। जब उसे इस बात का ख्याल आता है कि घोंसलों में उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, माने घोंसलों में बैठे हुए चिड़िया के बच्चे इस आशा से अपने घोंसलों से बाहर निकल निकल कर अपने मां की प्रतीक्षा करते होंगे कि उनकी मां आएगी, उसके लिए उनके लिए दाना लाएगी और ढेर सारा प्यार भी देगी। और यह बात जब चिड़िया के मन में आती है कि इस आशा से उसके बच्चे देख रहे होंगे तो उसके पंखों में थोड़ा गति आ जाती है, थोड़ा चंचलता आ जाती है और उसे भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दिन जल्दी जल्दी ढल रहा हो। यानी अपने बच्चों से अतिशय प्रेम की व्याकुलता के कारण चिड़िया को यह जो दिन है जल्दी जल्दी अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए उसके पैरों में पंखों में चंचलता आ जाती है। अब हम यह देखते हैं कि काव्यांश में किन बातों पर प्रकाश डाला गया है। कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं आपके। काव्यांश में ममता की शक्ति पर प्रकाश डालिए। तो काव्यांश में बताया गया है कि मां की ममता में अद्भुत शक्ति होती है। मां अपने बच्चों के लिए तड़फने लगती है, वह व्यग्र हो जाती है और फिर चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है। अब अगला देखिए कि चिड़िया के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है। तो चिड़िया के घोंसले में उस दृश्य की कल्पना की गई है जब चिड़िया के बच्चे अपनी मां की प्रतीक्षा में घोंसले से बाहर निकल निकल करके अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वो अपनी मां से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। चिड़िया के पंखों में चंचलता आने का कारण क्या है? चिड़िया के पंखों में चंचलता आने का कारण यह है कि जब उसे अपने बच्चों की याद आती है तो वह ममता में बेचैन हो उठती है। उसे लगता है कि उसके बच्चे भूखे होंगे, इसी कारण चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है। मित्रों, इस कविता में किस सत्य का उद्घाटन किया गया है? तो इस कविता में इस सत्य का उद्घाटन किया गया है कि मां की ममता में असीम शक्ति विद्यमान होती है। इस काव्यांश खंड में खड़ी बोली के साथ साथ भाषा में चित्रात्मकता का प्रयोग किया गया है। इसमें चाक्षुष बिंब, हिंदी साहित्य में बिंब होता है, तो इसमें चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है और काव्यांश में वात्सल्य रस का भी प्रयोग यहां पर किया गया है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। क्या कहता है कवि अपनी कविता के इस अंतिम चरण में? मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कितनी सुंदर पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी ने यहां पर लिखी। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल माने होता है व्याकुल। अब मैं हूं किसके हित चंचल, हित माने होता है किसके वास्ते या किसके लिए, चंचल माने होता है व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल माने होता है ढीला करना या सुस्त कर देना, शिथिलता आ जाना। पद माने होता है पांव। भरता उर में विह्वलता है, उर माने होता है हृदय और विह्वलता माने होता है आतुरता या व्याकुलता। कवि ये कहता है इस छंद में, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात घर पर मेरा इंतजार करने वाला आखिर है कौन। प्रश्न है, प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है, माने मुझसे मिलने के लिए घर पर कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, इसलिए मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं, मेरे अंदर व्याकुलता क्यों आए, मैं क्यों अपने घर जल्दी चला जाऊं। इस कारण से कवि के मन में उदासी छा जाती है कि घर पर तो मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए आखिर व्याकुल हो जाऊं। इस कारण से कवि उदास हो जाता है, उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न कि कौन मेरा इंतजार कर रहा है, पथिक के पैरों में शिथिलता आ जाती है। भरता उर में विह्वलता है, और कवि का जो हृदय है वह व्याकुलता से भर जाता है। क्यों? क्योंकि कवि के घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है, उसे घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। इस कविता में ध्यान रखिएगा, एकाकी जीवन की नीरसता को इसमें प्रकट किया गया। अब इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। कवि यह प्रश्न क्यों करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि इसलिए यह प्रश्न करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, क्योंकि कवि अकेला है, उसका घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है। अगला है कि कवि के कदमों में शिथिलता क्यों आती है, क्योंकि घर पर कोई उसका प्रियजन इंतजार नहीं कर रहा है, उसे अपने प्रिय से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं है, इसलिए उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। और अंत में मित्रों, इस गीत की विशेषता क्या है? यह प्रेम की कविता है, इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रेम के क्षण बड़े सुखकारी होते हैं, इस कारण से प्रेम में समय बीतने का पता ही नहीं चलता, वरना यह जो समय है वह काटे नहीं कटता। इस काव्यांश में अत्यंत ही सरल संस्कृतनिष्ठ संगीतमय एवं प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में चित्रात्मकता तो है ही, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और प्रथम दो पंक्तियों में प्रश्नालंकार का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, यहां पर चाक्षुष बिंब के साथ साथ इसमें वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति की गई है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्नों का समावेश भी किया गया है। आपको मैं यह बता दूं कि कुछ आपकी जिज्ञासाएं होंगी, जैसे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, दोनों में एक रूपता जैसे होती है, तो यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या अंतर है, इसके विषय में मैं भी आपको बताऊंगा। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और बिंब एक अलग ही विषय होता है, जिसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मित्रों, अभी आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का विश्लेषण देखा।
यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली कविता जब मैं बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि आप इसे बहुत अच्छे ढंग से देखें, और अगर इसमें कुछ कमी नजर आती है और आपको लगता है कि इसमें और यह सुधार किया जाना चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।